हेलो दोस्तों, एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी पेरेटिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज सी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में दिया गया है 1/√3 बराबर क्या होगा। हे दोस्तों, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है sin 30 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया गया है tan 30 डिग्री। तो आज सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आज सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो जैसे ही questionforexam.com पे आप क्लिक कीजिएगा तो ढेर सारे मैट्रिक का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उस वेबसाइट तथा ऐप में जाकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और आप अपनी तैयारी का लेवल भी चेक कर सकते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज सी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 1/√3 किसका मान होता है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना होगा कि जो भी मान दिया गया है तो यह मान त्रिकोणमिति के कौन से निष्पत्तियाँ में पाई जाती है। तो यहाँ पे 1/√3 को देख लीजिए, तो 1/√3 tan में 30 डिग्री का मान और कॉट में 60 डिग्री के मान के अलावा किसी का भी मान 1/√3 के बराबर नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन में साइन दिया गया, तो साइन में तो 1/√3 किसी का मान नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए, कॉस में भी 1/√3 किसी का भी मान नहीं होता है। एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि पाई का मान कितना होता है, तो आज सभी पढ़े होंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान 22/7 ना लिखकर 180 डिग्री लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए और डी तो हमारा गलत हो गया है। ऑप्शन बी को सॉल्व करके देख लीजिएगा तो ये 6/√3 आएगा। हमें ज्ञात करना है 1/√3। तो 10π/6 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए कैसे सही जवाब होगा 10π/6, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 10π/6, तो पाई जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो 180 लिखेंगे बटा 6। तो ये कटेगा 30 मरतबे, चूँकि 30 छक 180 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा tan 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री नहीं बल्कि tan 30 डिग्री बचेगा। तो आज सभी को मालूम होगा कि tan में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है ना। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ में 3 में कि निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के मान के बराबर है। पहला से में दिया गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन हमें 0 के मान के बराबर कोई ऐसा ऑप्शन खोजना होगा जिसका मान 0 के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन का मान 1 के बराबर होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 4 में कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि tan 45 डिग्री का मान या cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है कि साइन में 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो 1/2 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि tan में 60 डिग्री और cot में 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी √3। उसके बाद में अगला सवाल है कि cot 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि tan में जो 30 डिग्री का मान होता है ना 1/√3, वही होता है cot में 60 डिग्री का मान।
तो आपसे इस सवाल में cot 60 डिग्री का मान पूछा गया है ना, तो cot 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1/√3। है दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, आज सभी को याद रखना होगा कि कौशिक में 45 डिग्री तथा सेक में 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो शायद चाहे सेक 45 पूछा जाए चाहे कौशिक 45 डिग्री पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी √3। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कि tan π/2 का मान क्या होगा। आपको क्या करना होगा कि tan को tan लिखना होगा, पाई की जगह पे आप लिखेंगे 180 डिग्री और बटा में 2 है। तो आपको क्या करना होगा कि tan को आप सेम टू सेम लिखेंगे, 180 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा, तो ये 90 मरतबे कट जाएगा। तो आप यहाँ पे tan 90 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आपको क्या करना होगा कि tan 90 डिग्री का मान लिखना होगा। tan में 90 डिग्री तथा cot में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अपरिभाषित अर्थात नॉट डिफाइंड। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि sin π/3 का मान क्या होगा। आपको क्या करना होगा कि साइन में यहाँ पे दिया गया कि sin π/3 का मान, तो साइन को आप सेम टू सेम लिखेंगे, पाई की जगह पे आप लिखेंगे 180 डिग्री बटा 3। उसके बाद में यहाँ पे क्या कीजिएगा कि साइन को साइन लिखेगा, 180 डिग्री को 3 से आप सभी को कटाना होगा, तो 6 3 18 अर्थात 60 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा साइन 60 डिग्री। उसके बाद में आज सभी को ये याद करना होगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन में 60 डिग्री और कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब √3/2 आएगा, जो कि आसिम वाली स्क्रीन पे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में कि cos π/3 का मान क्या होता है दोस्तों, cos π/3 का मान क्या होता है, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग cos को cos लिखें, पाई की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो 180 लिखेंगे, बटा 3 है तो हम लोग बटा 3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे cos को cos लिखेंगे, ये 6 3 18 अर्थात 60 मरतबे कट जाएगा। तो आप यहाँ पे cot 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद में आज सभी को ये याद करना होगा कि cos में 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि साइन में 30 डिग्री और cos में 60 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो cos π/3 का मान क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। हम आप सभी को बता दिए हैं, जैसे कि ये कार्तीय तल है, तो यहाँ पे जो होता है ये x होता है, ये x डैश होता है, ऊपर वाला y होता है, नीचे वाला y डैश होता है। तो x और y का जो निर्देशांक होता है, जिसे हम लोग मूल बिंदु का निर्देशांक बोलते हैं, वो 0,0 होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 0,0। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसा सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% 1 मार्क्स का तो हमेशा रहता है। तो ऐसे सवाल को बनाना काफ़ी सिंपल भी होता है। एक चीज़ आप सभी को याद रखना होता है कि अगर कोई भी बिंदु दोनों प्लस में दिया गया है तो समझ लेना है कि वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद में स्थित होगा। कोई भी बिंदु पहले माइनस हो और बाद में प्लस हो तो समझ लेना है कि द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित होगा। कोई भी बिंदु अगर दोनों में माइनस लगा होगा तो समझ लीजिए कि वह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब रहा बात चतुर्थ पाद का, तो कोई भी बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो समझ लेना है कि वह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बोला गया है कि -8,6, तो इस क्वेश्चन में बिंदु में पहले माइनस लगा हुआ है और बाद में जो 6 है वो प्लस में है। तो पहले माइनस बाद में प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि बिंदु 3,-3 किस पाद में होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो है वो प्लस है और बाद वाला माइनस है। तो पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ये जो चतुर्थांश में स्थित होगा या पाद में स्थित होगा तो ये चतुर्थ में होगा। चूँकि हम आप सभी को बता दिए हैं कि कोई भी बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो ये चतुर्थ पाद में स्थित होता है, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, चतुर्थ पाद।
उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो पहले प्लस बाद में माइनस कौन से पाद में होता है, तो ये चतुर्थ पाद में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 15 में कि बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पे देख लीजिए 8 जो है वो माइनस में है और 6 प्लस में है, तो पहले माइनस बाद में प्लस कौन से चतुर्थांश में स्थित रहता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, क्योंकि पहले माइनस है बाद में प्लस है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में कि बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 में माइनस लगा हुआ है और 3 प्लस में है, तो पहले माइनस बाद में प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा ऑप्शन बी होगा, द्वितीय पाद। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में कि बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देख लीजिए 1 भी प्लस में है और 5 में भी प्लस में है, तो कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में है तो समझ लेना होगा कि ये प्रथम कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 18 में कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसे देख लीजिए ये बिंदु दोनों में माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस कोमा माइनस है, और हम आप सभी को बता दिए हैं जब दोनों बिंदु माइनस में होता है ना तो ये तृतीय पाद अर्थात तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहता है। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में कि बिंदु 4, 3 की स्थिति किस पाद में होगा। 4 को देख लीजिए प्लस में है, 3 भी प्लस में है, जब दोनों प्लस में रहता है ना तो आप सभी को समझ लेना होगा कि ये प्रथम पाद में है अर्थात प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में कि बिंदु 2√3 - √2 किस पाद में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2√3 है ये प्लस में है और √2 जो है वो माइनस में है, तो पहले प्लस बाद में माइनस कौन से पाद में होता है, तो ये चतुर्थ पाद में होता है, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो चतुर्थ पाद अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन में 21 और 22 सेम टू सेम है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, और हम आज सभी को बता दिए हैं कि जब दोनों बिंदु में माइनस लगा होता है ना तो समझ लीजिए कि तृतीय पाद अर्थात तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो ये दोनों सवाल में दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों का आंसर तृतीय पाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो सही जवाब होगा उसका भी होगा ऑप्शन सी तृतीय पाद, क्वेश्चन में 21 का भी होगा सही जवाब ऑप्शन सी तृतीय पाद। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में कि बिंदु -4, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। आप सभी को मूल बिंदु से दूरी बराबर एक फार्मूला याद करना होगा, वह होता है √x² प्लस होता है y²। तो यहाँ पे आपको चाहिए इस दूरी ज्ञात करने के लिए x का मान और y का मान आपको प्रश्न में दिया गया है -4, 3। तो आप सभी को बता दें कि x का इसमें जो मान होगा वो -3 हो जाएगा, तो y का जो मान होगा वो दूसरा वाला यानी 4 हो जाएगा। तो आपको फार्मूला में बना है कि x², तो x की जगह पे आप लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर, आप इसे लिखेंगे -3 का स्क्वायर और प्लस y का मान 4 है तो आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों आज सभी को बता दें कि -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, तो √9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौका 16 होता है। आज सभी को मालूम होगा कि 16 में अगर हम लोग 9 को ऐड करते हैं तो √25 आता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो 5 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी में मौजूद है 5, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से तो दूरी ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है, फॉर्मूला हम आज से भी बता दिए हैं कि √x² प्लस y² होता है। तो x का मान देख लीजिए 2 है, तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप सभी को लिखना होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है,
वाई का स्क्वायर देख लीजिए, वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। हे दोस्तों, आज सभी को बता दें कि 9 में अगर आप सभी 4 को ऐड करती हैं तो कितना होता है, तो 9 4 13 हो जाता है। क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो रूट अंडर 13 हो जाएगा। चूँकि 13 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, अतः ये रूट में ही रहेगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि रूट अंडर 13 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो रूट अंडर 13 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 25 में, बिंदु 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो उसके लिए भी आपको फार्मूला का यूज करना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। एक्स का मान यहाँ पे 4 है तो आप 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 चौका 16। वाई का मान देख लीजिए -5 है, -5 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर आज सभी को मालूम होगा कि 5 25 रहता है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 25 में 16 को ऐड करना होगा। तो 25 में 16 को ऐड करने पे कितना हो जाता है, तो 5 6 11 का 1 हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी रूट अंडर 41 आ जाता है। और आज सभी को मालूम होगा कि रूट अंडर 41 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूट अंडर 41। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 26 में कि बिंदु P में दिया गया है -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे, तो -6 का स्क्वायर भी 6 1 36 हो जाएगा, और +6 का स्क्वायर भी 6 1 36 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान यहाँ पे 6 है तो हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर 6 1 36। वाई का मान 8 है तो 8 के स्क्वायर 8 64 हो जाएगा। आज सभी को मालूम होगा कि 36 में 64 को हम लोग ऐड करते हैं तो 100 आता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। यानी जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा ऑप्शन डी होगा, 10 इकाई। उसके बाद में जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में कि मूल बिंदु से ए में दिया गया है 4, -3 की दूरी क्या होगी। तो वही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे जिस फार्मूला से सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान देख लीजिए 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। वाई का मान -3 है तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9। उसके बाद में 16 में आज सभी को 9 को ऐड कर लेना होगा। 16 में 9 ऐड करने पे कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है। और आप सभी को मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यानी इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का सही जवाब आएगा वो 5 इकाई आएगा, जो कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो सेम टू सेम उसी प्रक्रिया से हम लोग हल करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, तो 9 और 4 कितना होता है, तो ये 13 होता है। क्वेश्चन का सही जवाब रूट अंडर 13 आ जाएगा। उसके बाद में आज से देख पा रहे हैं क्वेश्चन 29 को। क्वेश्चन 29 के बाद में शुरुआत होता है दूरी वाले प्रश्न। तो दूरी वाले प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में हर बार 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों ऐसे सवाल अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कैसे हल करना है, क्वेश्चन 29 को ही देख लीजिए। दिया गया है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, वह होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि x2 का मान देख लीजिए, ये आपका जो हो जाएगा ये x1 का मान हो जाएगा, दूसरा y1 का मान। इसी प्रकार से इसमें ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान। हमें चाहिए सर्वप्रथम x2 का मान। तो x2 का मान यहाँ पे -2 है, तो -2 का आप यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर -x1 का मान। x1 का मान 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको कोष्ठ में बन करके स्क्वायर करना है, चूँकि ये फार्मूला से ही दिया गया है। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान। y2 का मान देख लीजिए 3 है, -y1 का मान भी कितना है, तो 3 है, इसका भी आप कर दीजिएगा स्क्वायर। उसके बाद में एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं माइनस में। तो -2 और -2 मिलके -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर भी 16 और +4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, माइनस और -2 मिलके -4 हो गया, इस पे स्क्वायर लगा हुआ था
तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो +16 हो गया। उसी प्रकार से 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर कितना, तो 0। अब आप क्या कीजिएगा कि 0 में अगर आप 16 को जोड़िएगा तो 16 ही होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, 4 चौका 16। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जो कि 4 दिया जा चुका है। उसी प्रकार से जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। उम्मीद है कि आप सभी को दूरी बनाना सीख ही गए होंगे कि हम लोग दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। क्या कीजिएगा, फॉर्मूला आप सभी को सर्वप्रथम लिखना होगा। फॉर्मूला है x2 - x1 का उलट करते हैं। x2 का मान यहाँ पे -1 होगा, -1 और -x1 का मान, x1 का मान -5 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम लोग +5 लिख सकते हैं और इसका कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान, y2 का मान देख लीजिए 3 है ना, और -y1 का मान कितना है, तो 7 है। इसका कर देना होगा आप सभी को स्क्वायर। अब -1 और +4 मिल के, -1 का मतलब किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्ज है, और +5 के मतलब उससे कहीं से 5 रुपया की प्राप्ति होती है। कर्जदार को 1 रुपया दे भी देगा तो उसके पास 4 रुपया बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। उसके बाद में 3 में से हमें 7 को माइनस करना होगा, तो 7 में से अगर आप 3 को माइनस करते तो 4 बचता, और 3 में से अगर 7 को माइनस कीजिएगा तो -4 बचेगा। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद में आज से भी क्या करेंगे कि 16 में 16 को ऐड करेंगे तो 32 होगा, जो कि रूट अंडर में होगा। तो 32 तो आपका कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग 32 का गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, तो 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, तो डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, और 2 जो है वो रूट में ही बच जाएगा। यानी रूट अंडर 32 का जो सही जवाब आएगा वो 4 रूट अंडर 2 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का अगर आप सभी ऑप्शन सी को देखें तो 4 रूट अंडर 2 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के जितने ही मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल थे जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं 1 से लेकर 30 तक का मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में ऐसे टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन को दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे द्वारा बनाए गए मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप अपने मैट्रिक तथा इंटर की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।